कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक प्रज्ञा अथवा दीक्षा मंजरी, जो भी आपकी पुस्तक का नाम हो, उसका पाठ 22 यानी खान पान की बदलती तस्वीर, वर्तमान समय की जो आजकल जो बदल रही है तस्वीर, उसके ऊपर लेखक ने लिखा है। और इस पाठ को आइए पढ़ते हैं। पिछले 10-15 वर्षों से हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, बड़ा सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक ही सीमित नहीं है। ये सब व्यंजन जो हैं, ये खाद्य पदार्थ सब दक्षिण भारत में विशेष रूप से प्रचलित हैं। अब ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध है और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। पहले ढाबा केवल उत्तर भारत में ही पाए जाते थे। अब आप कहीं भी हों, उत्तर भारतीय रोटी दाल साग आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड कहते हैं शीघ्रता से तैयार किया जा सकने वाला खाद्य पदार्थ, यानी फास्ट माने तेजी से, फूड माने भोजन, शीघ्रता से जो तैयार किया जा सके का चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ा है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीज़ें शामिल हैं। एक ज़माने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हों, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेजी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। गुजराती ढोकला, गठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं और बंगाली मिठाइयों की केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध हैं। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्रायः हर क्षेत्र में मिलते हैं और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। विविधता का अर्थ होता है कई प्रकार। कुछ चीज़ें और भी हुई हैं। मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थी, अब कस्मों तक पहुंच गई है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी और तली जा रही हैं। खान पान की इस बदली हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित हुई नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजन के बारे में बहुत कम जानती है, पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत जानती है। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए हैं। मुंबई की पाव भाजी, दिल्ली के छोले कुलचे की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी जरूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया छोटी हुई है, क्योंकि यही प्रचलन में आ गया और जो पारंपरिक भोजन था वो पीछे रह गया। जानकार ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही। यानी जो चीज़ें बची हुई हैं उनकी भी गुणवत्ता में फ़र्क पड़ा है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों, खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। यानी लोगों की जो जीवन है वो अत्यधिक व्यस्त हो गया, इसलिए लोगों के पास समय नहीं है ये सब करने का। अब गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना, फिर उन्हें व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है। यानी अब वह बाहर निकलने लगी हैं और महिलाएं जब नौकरी करती हैं तो उनके लिए ये सब काम अब संभव नहीं है। यानी हम पाते हैं कि एक ओर तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई, दूसरी ओर वे ही विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीज़ें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती हैं। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है उसे देखते हुए स्थिति स्वाभाविक लगती है, क्योंकि इतना समय किसी के पास नहीं है, सबकी जीवन शैली अत्यधिक व्यस्त है। फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित कर दिया। जिन व्यंजनों में बिना मेवे के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियाँ उपलब्ध हैं। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि ये विविध व्यंजन
इन्हें निखालिस रूप से उपलब्ध नहीं है। आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जा पहुंची। बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के वक्त भोजन बच्चों के टिफिन डिब्बे खुलते थे तो उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उठती है। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति ने हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं, क्योंकि अब सब एक जैसा ही भोजन करने लगे हैं। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन हम उस बोली बानी, भाषा भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई है। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार यानी पुनः उनका उद्धार भी जरूरी है, जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। इससे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़े जाने चाहिए। यानी अब केवल 5 सितारा होटलों में ही इनका नहीं होना चाहिए, बल्कि इनका प्रयोग होना चाहिए, इनका प्रचलन होना चाहिए। 5 सितारा होटलों में वे कभी कभार मिलते रहें, पर घर बाजारों से गायब हो जाएं, ये एक दुर्भाग्य होगा। अच्छी तरह बनाई पकाई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाजारों से गायब हो रही हैं। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी, उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल में बहुत सी चीज़ें ऐसी अपना ली जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे लिए बहुत अनुकूल नहीं है। यानी जो ना तो हमारा स्वास्थ्य बनाती हैं, ना ही हमें वह रस देती हैं और ना ही हमारे लिए जो अनुकूल हैं। ये भी रहा कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। अक्सर प्रीत भोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती हैं, उनका स्वाद गड्डम-गड्ड होता रहता है। खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चुनने का अवसर देती है, हम उसका लाभ प्रायः नहीं उठा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के, कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि यह और अधिक विकसित होने वाली है, उसे तरह तरह से जांचते रहना जरूरी है। तो इस लेख को लिखा है प्रयाग शुक्ल ने। यह 18 मई सन 1940 ईस्वी को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में जन्मे प्रयाग शुक्ल हिंदी के प्रतिष्ठित कवि, कला समीक्षक, अनुवादक एवं कहानीकार हैं। इन्हें साहित्य अकादमी के अनुवाद पुरस्कार, शरद जोशी सम्मान एवं द्विजदेव सम्मान से अलंकृत किया जा चुका है। तो ये इसी के साथ आपका पाठ पूरा हुआ। अब आपके शब्दार्थ हैं, इन्हें आप पढ़िए और याद करिए, अपनी पुस्तिका में लिखिए। अगले अंक में मैं शीघ्र उपस्थित होती हूँ, आपका अभ्यासकार। और ये आपकी इस पुस्तक का अंतिम पाठ है। इसी के साथ आपकी पुस्तक पूरी हो गई, यानी बाल संस्कृत का भी मैं दे चुकी हूँ, जिसे आप प्लेलिस्ट के अंतर्गत प्राप्त कर सकते हैं। और अगली पुस्तक आपकी कक्षा 9 की हिंदी की होगी। जो भी पाठ्यक्रम है वो अगले अंक में मैं पहले तो ये प्रश्नोत्तर अभ्यास कार्य जो भी दिया है उसे देने के बाद में कक्षा 9 की पुस्तक का प्रारंभ करूँगी। तो इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। यदि आप नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही। जय माँ भारती।